हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। हम जो 40वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट कर रहे थे, ये वीडियो उसका दूसरा भाग है ना। पहले भाग में हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चन देखे थे और इस भाग में हम 51 से 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे और तीसरे भाग में हम 100 से 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। इस तरह 3 भाग में हम 40वीं बीपीएससी के 150 प्रश्नों को हम देखेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, इसका पहला भाग नहीं देखा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि। ठीक है, आपको बताना है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उत्तर देख पा रहे होंगे। क्या होगा? ए, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है ना, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जल के तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। चूँकि ओस को बनने के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए: साफ आकाश, शांत वातावरण या हल्की समीर, उच्च सापेक्ष आर्द्रता और ठंडी एवं लंबी रात। ठीक है, चलिए प्रश्न 52 देखते हैं। प्रश्न 52, समुद्र नीला प्रतीत होता है। चलिए आपको बताना है कि समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीवी। ठीक है, कीवी ऐसा पक्षी है न्यूजीलैंड में जो उड़ नहीं सकता। ठीक है ना, व्याख्या देख लेते हैं। न्यूजीलैंड में न उड़ने वाले पक्षी में कीवी और टकत्री हैं जो वन में रहते हैं। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ठीक है, कैसे रोका जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, वन रोपण द्वारा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावे समुच्च रेखीय जुताई और मेड़बंदी, वैज्ञानिक भूमि उपयोग, जैव खादों का अधिक उपयोग इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? कौन सा देश है? इसमें से चीन है। ठीक है ना, व्याख्या देख लेते हैं। विश्व में कोयले के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। उसके बाद अमेरिका, तीसरा स्थान भारत का है। पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम स्थान पर है। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण भूमि का 33%। व्याख्या देख लीजिए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन का आवरण संपूर्ण भूमि का 33% अनिवार्य माना गया है। वर्तमान में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.81% वन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पतन नगर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैनबेरा। व्याख्या देख लेते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है और नदी के किनारे अवस्थित पतन नगर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे अवस्थित पतन नदी है नगर। लंदन ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है और टेम्स नदी के किनारे अवस्थित पतन नगर है। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है परंतु पतन नहीं है, यह समुद्र से दूर है। क्वेश्चन 58 देखते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
अब ऑप्शन आपके सामने है, तो सही कथन कौन सा होगा? सी हो जाएगा। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जब मैग्मा कठोर ठोस रूप धारण करता है या धरातल के ऊपर पहुंचकर ठोस बनता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसमें सिलिका होती है। वे क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देख रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य भी अपने सौरमंडल सहित गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूर्ण करता है। यह अपनी एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। गैलेक्सी सर्पिल आकार की होती है। 60वां प्रश्न देखते हैं। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, उत्तर आप देख लीजिए। ऑप्शन ए है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, सप्टा का प्रस्ताव 1991 में सार्क देशों के छठे शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम श्रीलंका द्वारा लिया गया था, किंतु दक्षेश राष्ट्रों के बीच रियायती प्रशुल्कों पर व्यापार करने के सार्क वरीयता व्यापार समझौते के बारे में 7 दिसंबर 1995 को निर्णय लिया गया। यह नई दिल्ली में 8वें सम्मेलन से शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 61। विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो किस क्षेत्र में हुआ है? विकास। व्याख्या। केंद्र सरकार ने व्यय का वर्गीकरण इस प्रकार भी रखे हुए हैं। ए विकास व्यय, बी प्रतिरक्षा व्यय, सी अन्य व्यय। विकास व्यय के अंतर्गत सामाजिक एवं सामूहिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं तथा विकास उद्देश्यों के लिए राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को सहायता अनुदान शामिल है। इन सभी केंद्र सरकार मूल्य व्यय का लगभग 55% खर्च करती है। क्वेश्चन नंबर 62। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रत्यक्षता संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए केंद्रीय बजट 95 से 96 में प्रस्तावित आवंटन है। तो कितना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 726 करोड़ रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। सन 1995-96 के बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। ये 95 थर्ड का आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 64 है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है। कितना है? इसका हो जाएगा डी 18.9। 65वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं? ठीक है, तो कितने हैं? सी 7 हैं। केंद्र सरकार द्वारा 7 विकास प्रोत्साहन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। कांडला गुजरात, ठीक है, सांता क्रूज महाराष्ट्र, फाल्टा पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोची केरल, चेन्नई तमिलनाडु तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है। निर्यात संवर्धन हेतु सरकार ने निजी क्षेत्र में इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने की अनुमति दी है। मुंबई महाराष्ट्र, सूरत गुजरात। 66वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो क्या अभिप्राय है? डी हो जाएगा। किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। व्याख्या देख लीजिए। भारत के आर्थिक ढांचे को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। इस व्यवस्था में उत्पादन के 2 क्षेत्र हैं। पहला निजी एवं दूसरा सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र, यानी दोनों का सम्मिलित स्वामित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी, ठीक है, आपके सामने बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, आपको चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी 2, 3 एवं 4। ठीक है, 2, 3 एवं 4 सही। व्याख्या देख लीजिए। भारत को अल्प विकसित देश कहे जाने का निम्नलिखित कारण।
निम्न प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का दबाव, व्यावसायिक ढांचा में प्राथमिक उत्पादनशीलता, निम्न स्तर की तकनीक, निम्न जमीन स्तर, औद्योगिक पिछड़ापन आदि है। 68वां क्वेश्चन देखिए, बहुउद्देश्य नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? किसने कहा? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी। व्याख्या देख लीजिए, स्वाधीनता के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए उपाय किए जाने लगे। बाढ़ तथा सूखा दूर करने के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की नींव डाली गई ताकि दोनों समस्याएं दूर हो। भारत में आज़ादी के बाद सर्वप्रथम दामोदर घाटी परियोजना तैयार की गई। इसमें कई उद्देश्य छिपे थे: बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मृदा संरक्षण, मछली पालन, पर्यटन इत्यादि। इन्हीं कारणों से इन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 69, सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 69, सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है भारत की? 84.4 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। ठीक है, आकलन कौन करता है? डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है ना। 71 क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा स्रोत है सबसे महत्वपूर्ण? बिक्री कर। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, बिक्री कर राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बिक्री कर समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर लगाया जा सकता है जो राज्य में बेची जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। किसमें की है? तो गेहूं के उत्पादन में की है। ठीक है ना। व्याख्या देख लीजिए, भारत में स्वतंत्रता के व्याख्या देख लीजिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। 1960-61 में 110 लाख टन उत्पादन था, जो बढ़कर 2009-10 में 808 लाख टन हो गया। वहीं चावल का उत्पादन 1960-61 में 350 लाख टन हो गया था, 2009-10 में 890 लाख टन हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे अधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में हुई है। यह प्रगति हरित क्रांति के कारण हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं हम। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। व्याख्या देख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सचिव योजना आयोग का ही सचिव होता है। इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य होते हैं। के संथनम ने एनडीसी को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी। एनडीसी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप में स्वीकृति प्रदान करती है, तब जाकर योजना का प्रारूप प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 75, योजना आयोग का गठन कब हुआ है? योजना आयोग का क्वेश्चन नंबर 75, योजना आयोग का संगठन
क्वेश्चन 75, योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो कब हुआ है? सन 1950 में हुआ है। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ है। यह एक सलाहकारी संस्था है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो अनुच्छेद 175(2) द्वारा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। जिला का नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान होता है जिला विकास पदाधिकारी, है ना। कौन होता है? बी, जिला विकास पदाधिकारी। व्याख्या देख लीजिए। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान जिला विकास पदाधिकारी होता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 170। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी मतदाता उन्हें स्वयं चुनते हैं। इस अनुच्छेद में विहित है कि विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकेगी, लेकिन कुछ छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या घटा दी गई है। वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम है। सबसे विशाल विधानसभा यूपी है जिसकी सदस्य संख्या 403 है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ठीक है, तो कहाँ विधान परिषद है? केवल बिहार में है। ठीक है, व्याख्या। संविधान में मूलतः यह उपबंध था कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होगा। यह उपबंध था आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 2 सदन होंगे। शेष राज्यों में एक ही सदन, लेकिन कुछ राज्यों में संसद से अनुरोध कर विधि द्वारा विधान परिषद का उत्साधन कर दिया। वर्तमान में 7 राज्य हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है: आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। राज्यसभा के समान विधान परिषद उच्च तथा स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न 80, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? ए, इस राज्य की विधानसभा द्वारा, या बी, केंद्रीय संसद द्वारा, सी, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, डी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। उत्तर क्या हो जाएगा? ए, इस राज्य की विधानसभा द्वारा। व्याख्या देख लीजिए। राज्य की विधानसभा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो संसद में सिफारिश करे कि जहां विधान परिषद है वहां उसका उत्साधन कर दिया जाए, और जहां विधान परिषद नहीं है वहां इसकी स्थापना कर दी जाए, जैसा कि अनुच्छेद 169 में कहा गया है। क्वेश्चन 81, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। अगर दोनों सदन किसी विधेयक पर असहमत हैं तो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत
संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक की दशा में नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 82, लोकसभा का नेता कौन है? ठीक है, लोकसभा का नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सर्वोच्च होता है। वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। साधारण लोकसभा का नेता भी होता है। वह अन्य मंत्रियों का चयन एवं उसके कार्यों का आवंटन, त्यागपत्र की मांग एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद को जोड़ने वाली कड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? ठीक है, कौन सा क्रम सही है? तो डी। ठीक है, क्वेश्चन 84 देख लीजिए। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपको पता होगा कि राज्यसभा को हम भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वो क्या है यहाँ पे, यहाँ उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसको भंग ही नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए? उपाध्यक्ष को। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 86, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ठीक है, तो किस पे आधारित है? सन 1971 की जनगणना पर। ठीक है ना। संविधान में लोकसभा के स्थानों की अधिकतम संख्या विहित है। इन स्थानों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 1976 में संविधान के संशोधन द्वारा वर्ष 2000 तक स्थानों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन स्थिर कर दिया गया था। पुनः सन 2002 में संविधान संशोधन 87वां द्वारा यह 2026 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, 87वां प्रश्न, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/10 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन में 10% या इससे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 88, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो कैसे भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है, किंतु इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के समय या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय पूर्व भंग किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न 89, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। कौन सा रोग होता है? क्षय रोग। ठीक है, यानी कि टीबी। व्याख्या देख लेते हैं। रॉबर्ट कॉक्स ने क्षय रोग की खोज 1882 में की थी। यह जीवाणु जनित तथा संक्रामक रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। प्रश्न 90, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए। जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को शोषित करते हैं वे उत्पादक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कीट, खरगोश, हिरण, पशु आदि।
जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वे द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर, मानव। ठीक है। प्रश्न 91, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ठीक है, स्तनी में, है ना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉल्फिन समुद्र में रहती है, लेकिन इसे मछली वर्ग में न रखकर स्तनी वर्ग में रखा गया है, ठीक है ना। प्रश्न 92 देख लीजिए। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? ये साबुन है, ठीक है। प्रश्न 93, आर्किटियोप्टेरिक्स है, ठीक है, तो क्या है ये? ये है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। आर्कियोप्टेरिक्स नामक वंश के जीव पक्षियों के भांति दिखाई देते हैं, हालांकि इसमें पक्षी एवं सरीसृपों दोनों के गुण दिखते हैं। प्रश्न 94, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है? तना, ठीक है। प्रश्न 95, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किसमें होता है? सोयाबीन में होता है, ठीक है। व्याख्या में देखिए, सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न 96, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, कौन सा है? ए, यूकेलिप्टस है, ठीक है। प्रश्न 97, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है, लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये बी, 2 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। प्रश्न 98, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, क्या होता है? ओ होता है, ठीक है। व्याख्या देखिए, मनुष्य के रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें ए, बी, एबी तथा ओ वर्ग कहते हैं। इसमें ओ वर्ग सार्वत्रिक दाता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता, ठीक है। 99 प्रश्न देखिए, एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है, ठीक है ना, एंटीपायरेटिक। प्रश्न नंबर 100, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? ठीक है, क्या उत्सर्जित करता है? तो उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। व्याख्या, रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा 100 तक प्रश्न। तो हमने इस वीडियो में यानी कि भाग 2 में 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्न देख लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम 101 से लेकर के 150 तक के जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं तीसरे पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं तीसरे भाग में।